म्यूचुअल फंड में एक ऐसी कैटेगरी जिसको कोई पूछता नहीं, क्योंकि बेचारा ये बीच में ही आता है और इसके पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न देखे ना भाई साहब, तो इस कैटेगरी में सबसे तगड़ा दिया पास्ट के हिसाब से। खैर वैसे रिटर्न देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट जो रिटर्न होता है ना पास्ट का, वो भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताता है। आमतौर पे हमने देखा हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर वैल्यू फंड में लोग लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट कुछ भी करते हो, तो बहुत अच्छा तगड़ा डाटा आपके सामने लेके आओ, जो कि सेबी एमफी का ऑफिशियल डाटा सामने आया है। और दूसरा, अगर आपने अभी तक एसआईपी चालू नहीं करी है या इस फंड के बीच में एसआईपी चल रही है, तो हो सकता हो कि शायद आपके फंड का रिव्यू भी हो जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही तगड़ी वीडियो लेके आओ, रिसर्च के साथ जरूर देखना। मेरा नाम अभिषेक चौहान, एक बार फिर आपका स्वागत है moneyblasters.com में। तो आपके सामने कुछ स्क्रीन का डाटा लेके आओ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आमतौर पर कहते हैं कि 2 से 3 साल का अगर आपका नजरिया हो तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। मैं तो कहता अपने क्लाइंट को कहता भैया, अगर 5 साल या उससे ज्यादा का अगर आपका नजरिया हो ना इन्वेस्ट करने का, तो ही आप आओ, वरना इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने की जरूरत नहीं। भले डेट फंड हो या हाइब्रिड फंड, नहीं, 1 या 2 साल के लिए सबसे अच्छा एफडी। तो हमने ये डाटा जो निकाला वो लेके आए एमफी के ऑफिशियल साइट, जो कि म्यूचुअल फंड सही है। वहां पर आप जाएंगे म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पर इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप में जाएंगे, और ये जो मैं निकाल के आया हूँ, ये 6 अगस्त का लेटेस्ट डाटा है। ठीक, आपके सामने सारे फंड आ रहे हैं जो लार्ज एंड मिड कैप में, बेंचमार्क भी आ रहे, रेगुलर डायरेक्ट दोनों आ रहे, बट मैं बात करूंगा रेगुलर की। हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट करे फंड, वो सिलेक्ट करे म्यूचुअल फंड, वो फंड स्कीम सिलेक्ट करिए जिसका इतिहास 10 साल या उससे ज्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म थोड़ा हो तो ज्यादा बेटर हो। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ से आपको डाउनलोड मिल जाएगा, और मैंने उसको सिलेक्ट करा है। तो मैंने मुश्किल से 20 फंड ऐसे हैं जिसका इतिहास 10 साल से ज्यादा हो, और उसका रिटर्न 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आपके सामने आ रहा है। तो टोटल ये 20 फंड आपके सामने आ रहे हैं। आपके सामने सारे फंड, जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो वाला फंड भी आ रहा है, और जो वर्स्ट, जो सबसे घटिया रिटर्न दिया वो वाला भी आ रहा है। हम देखेंगे सबसे बेस्ट और सबसे घटिया किस कारण है जो कि सबसे बेस्ट दिया है, और किस कारण है कि सबसे वर्स्ट मतलब बेकार रिटर्न दिया है। तो यहां पर आपके सामने सारे स्कीम के नाम आ रहे हैं। टोटल 20 फंड है। सबसे पहले आदित्य बिरला, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, इन्वेस्को, टाटा और यूटीआई। ठीक है, यहां पर हो सकता हो कि इनमें किसी ना किसी की आपकी एसआईपी चल रही है, तो हो सकता हो आपके लिए एक रिव्यू भी हो जाए। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखो, वैसे देखना नहीं चाहता, बट एक कॉमन नोटिस करा होगा आपने, 1 साल में सबसे घटिया जो रिटर्न दिया है वो दिया है टाटा लार्ज एंड मिड कैप ने, करीबन -0.37 नेगेटिव दिया, मतलब 0 ही दिया है। और सबसे बेस्ट दिया है मतलब 13%, मतलब 1 साल में भी भाई साहब 0 से लेके 13% का फ्लक्चुएशन है, वॉलिटिलिटी। 3 साल में देखे तो सबसे वर्स्ट घटिया जो रिटर्न दिया है पास्ट के हिसाब से, टाटा लार्ज कैप ने दिया है 9.5% के हिसाब से, बट फिर भी ठीक ही है। और इन्वेस्को ने भाई साहब 25.30, करीबन 25.5% का CAGR पास्ट का रिटर्न दिया है। वही 5 साल का बात करें तो 9% और मैक्सिमम 18, और 10 साल की बात करें तो 12 और 17। क्या कारण है कि ये टाटा लार्ज एंड मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है या 0 रिटर्न दिया है, और इन्वेस्को ने 13% दिया है? तो कुछ डिफरेंस हम देखेंगे जो कि आपको समझ में आएगा, वाकई ये देखना चाहिए। तो आपके सामने आ रहा है टाटा लार्ज एंड मिड कैप की फैक्ट शीट। ये 30 जून जो है लास्ट मंथ की है, क्योंकि फैक्ट शीट मंथ में एक बार आती है। यहां पर जो सबसे देखने वाली बात है वो ये है कि इनके अंदर जो पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक है, करीबन 50-52 के आसपास स्टॉक है। और अगर आप एक्सपोजर देखोगे लार्ज, मिड, स्मॉल का, तो वो 42% लार्ज कैप, मिड कैप में 38%, स्मॉल कैप में 19%। लेकिन एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो है सेक्टर एलोकेशन। अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस में ही 32% है, मतलब 100 रुपए में से 32 रुपए लग रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस में। फाइनेंशियल सर्विस बोले तो जितनी भी इनके फाइनेंशियल सर्विस, जैसे बैंक, SDFC, SBI, IDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आ गई फाइनेंशियल सर्विस में। और उसके बाद SBI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, LIC वगैरह इनमें। और हमने देखा है, और PB फिनटेक वगैरह जो भी फाइनेंशियल सर्विस है NBFC, उसमें आ गए। और हमने देखा है कि पिछले साल, 2 साल, 3 साल में फाइनेंशियल सर्विस का जो रिटर्न था पास्ट का, वो इतना बेहतर सेक्टर नहीं था। और यही प्रॉब्लम आती है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड करते हो। 100 रुपए में से अगर आप 30 रुपए किसी एक सेक्टर या एक कैटेगरी में लगाते हो, तो वो पूरा फंड डिपेंड करता है उसी कैटेगरी पे, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा करे या बुरा करे। और वहीं देखो इन्वेस्को की जो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में सब में आउट परफॉर्मेंस करा। वहां आप एक चीज नोटिस करोगे, इनका जो पोर्टफोलियो नंबर ऑफ होल्डिंग 40, ठीक है, 40 का शेयर है। दूसरा, अगर आप इसका एलोकेशन देखोगे लार्ज मिड कैप का, तो वही है
41, 35, 22, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैटेगरी का सेबी एमफी में नियम बनाया कि 35% मिनिमम होना चाहिए। लार्ज कैप में भी 35 होना चाहिए, मिड कैप में भी मिनिमम 35 तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप जो भी करिए, बट हाँ उस रेशियो में होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ नजर आ रही है वो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, रिटेल में 15, बैंकिंग में 14 और फाइनेंस में 15, तो कुल मिला के 15-20% के आसपास है। लेकिन इन्होंने कोई भी एक कैटेगरी जो सेक्टर है उसमें 15% मैक्सिमम, उससे ज्यादा जाने ही नहीं दिया। इन्होंने बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करा है और पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिटेलिंग हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल तो फिर भी थोड़ा था, बट हाँ रिटेलिंग हेल्थ केयर थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिया था पास्ट के हिसाब से। एक चीज और आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो है 40, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं निफ्टी 50 लेता ETF तो 50 शेयर मिलते, अगर मैं मिड कैप इंडेक्स लेता 100, 150, 250 या स्मॉल कैप तो 200, 250 शेयर मिलते। और वहीं सिर्फ अगर मैं लार्ज मिड कैप इन्वेस्ट को लेता तो मुझे 40 शेयर का पोर्टफोलियो मिलता। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग कहते हैं ना कि ETF बेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड से मुकाबले अच्छा होता है, तो मैं उनका एक डाउट क्लियर देखो मेरी नजर में सभी इन्वेस्टमेंट अच्छे, बट हाँ मैं ETF के मुकाबले म्यूचुअल फंड जो है ना, पैसिव फंड, उनको ज्यादा मैं बेस्ट मानता हूँ। रीजन क्यों, देखो अगर आप ये इसका मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप का ETF लेते हो तो कितने शेयर मिलते, 200-250 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो रहता वो बनता। जो इंडेक्स परफॉर्म करता वो आपका फंड करता, वो एक्टिव फंड होता। लेकिन यहां पर जो पैसिव फंड है ना, उसकी यही खूबी है कि एक फंड मैनेजर होता है, उसके हिसाब से वो स्टॉक देता है कि भाई साहब कौन ज्यादा ग्रोथ है, पोटेंशियल है, अच्छे वैल्यूएशन वाले कौन से स्टॉक है, वो सिलेक्ट करता है, उसके पास ऑप्शन रहता है। यही कारण है। और दूसरा कारण क्या है मालूम है, अगर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को अगर बीट नहीं करेगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, यार हम ETF ही ले लेना, तुम तो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हो। यही कारण है जो फंड मैनेजर है ना, उनका सबसे प्राइमरी काम रहता है जो बेंचमार्क है, ETF है, या ETF मतलब निफ्टी हो गया, या सेंसेक्स हो गया, या निफ्टी 250 मिड कैप हो गए, इनको बीट करना, मतलब इनडायरेक्टली ETF को बीट करना। तभी तो हम एक्सपेंस रेशियो थोड़ा आधा 1% ज्यादा दे रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आया। इसलिए इन्वेस्को ने पिछले 1 साल में 13%, वहीं टाटा ने नेगेटिव दिया। और अधिकांश रूप में अगर आप देखोगे, लार्ज कैप का जितना, लार्ज मिड कैप का 1 साल का जितना भी रिटर्न है वो एवरेज 7 से 8% दिया, बट सबसे बेस्ट दिया। बट चौंकाने वाली बात यह होगी, पिछले 3 साल में भी इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में भी इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और पिछले 10 साल में भी इसने सबसे ज्यादा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फंड वही कैटेगरी का, देखो रिटर्न इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोग, ये बात सही है कि जो लोग है ना वो पास्ट का रिटर्न देके इन्वेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं जो पास्ट का रिटर्न है वो भी भविष्य में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो रिटर्न है ना वो ये दर्शाता है कि उस जो फंड मैनेजर है, उनकी टीम है, उनकी स्किल कितनी है, वो किस तरीके से मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये दर्शाता। तो ये सोच के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सोच के इन्वेस्ट ना करें कि उसने रिटर्न दिया, वो अलग बात है, रिटर्न देने दी। एक और फंड है जिसका नाम है आदित्य बिरला, जिसने लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा। अगर इसकी फैक्ट शीट अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख रहे हो लार्ज एंड मिड कैप, यहां पर जो करीबन स्टॉक है ये करीबन 75 के आसपास स्टॉक है। वहीं आप इसका मार्केट कैपिटलाइज देखो तो भाई साहब 43% लार्ज कैप, 42% मिड कैप और सिर्फ 11%। और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड करा है, वो है बैंकिंग में 14%, इंडस्ट्रियल में 7, ऑटो में 7, 5 और ठीक ठाक करा है। मतलब इन्होंने टाटा जैसा सिर्फ एक ही फाइनेंशियल सर्विस में ही बहुत ज्यादा एलोकेट नहीं कर दिया, इन्होंने भी डाइवर्सिफाइड करा। लेकिन दिक्कत वाली बात है, तो जब मेरे को 75-80 शेयर का अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो क्यों ना मैं ETF ही ले लूं। इससे यह भी साबित होता है कि अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफाइड वाला पोर्टफोलियो लेते हो, नंबर ऑफ स्टॉक वाले देते हो, तो शायद कॉन्सेंट्रेटेड कम होता है और रिटर्न कम होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा नहीं हो सकता। अब सवाल आपके भी इसमें आएगा कि यार ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप भी जो कि 150, 250 शेयर है, जिसके जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें तो शायद 150, 200 तक भी शेयर है। रीजन ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम होती है, मार्केट कैप छोटा होता है, सेबी एमवी के नियम के हिसाब से ढेर सारा पैसा नहीं लगा सकते। एक बार अगर मान लो कि निप्पॉन स्मॉल कैप के पास अगर 50 करोड़ आया, वो किसी एक स्मॉल कैप स्टॉक में लगा देना, भाई साहब अपर सर्किट लग जाएगा, जो कि सेबी एमवी के नियम के खिलाफ है। तो वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसलिए उनको ना चाहते हुए भी अगर उनका AUM बड़ा होता है तो नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन लार्ज मिड में वो प्रॉब्लम नहीं आती। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने एक नोटिस करी होगी, पिछले 1 साल में मार्केट थोड़ा सा, लास्ट 1 साल में मार्केट बढ़ा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। वो हम चार्ट देखेंगे लार्ज मिड स्मॉल के, आप समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 0 से लेके 13% तक गया। सबसे घटिया जो फंड था टाटा, उसने भी नेगेटिव रिटर्न मतलब 0% दिया, और सबसे अच्छे ने भी 13 दिया।
3 साल के बीच में जाओगे तो भाई साहब सबसे घटिया ने भी 9 दिया, मैक्सिमम चलो ठीक है 25 तक गया था पास्ट में। 5 साल में जाओगे तो 9 से 18, लेकिन जैसे ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा बढ़ता है ना, वहां पर दिखता है कि जो सबसे घटिया रिटर्न 1-2 साल में देने वाला है ना, उसने भी पास्ट में 13% का CAGR दिया है पिछले 10 साल में। और वहीं आप आदित्य बिरला में जाओगे ना, जिसने लॉन्ग टर्म में दिया, उसने भी 12% का पास्ट का CAGR दिया। इसलिए सेबी एम्फी कहती है अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपको जो हम एज्यूम करते हैं ना कितना, वो करीबन 11-12% एज्यूम करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल की अगर हम बात करें तो एवरेज कोई सा भी लार्ज एंड मिड मिनिमम 12 और मैक्सिमम 17, इसके में देखो अगर हम 12 मान के चल रहे हो, कम भी मिल सकता है लेकिन ज्यादा मिल जाए तो वो हमारे गुड लक। हमको एक एग्जाम्पशन तो करना पड़ेगा ना डबल डिजिट में। तो पास्ट के हिसाब से हमेशा अगर आपको SIP में या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिटर्न एजम्पशन करना है तो 12% का एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, बहुत ही अच्छा, चाहे लार्ज है, मिड है, स्मॉल है। अब ये क्यों हो रहा है कि भाई साहब जो जिस फंड ने, टाटा की बात करें हम, जिसने पास्ट में घटिया परफॉर्म करा पिछले 1-2 साल में, उसका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल सर्विस में 32% है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी सेक्टर में हम पैसा लगाते हो, मान लो मेरा 100 रुपए में से 30-40 रुपए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में लगा है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि पूरे 10 साल ही परफॉर्म नहीं करेगा। कारण यह है कि हो सकता है कि पिछले 3 साल में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन हो सकता है आने वाले 3 साल में फिर अच्छा परफॉर्म कर ले, 3-4 साल में हो सकता है उसके बाद नहीं करो। तो जब 10 साल की बात होती ना, तो उसमें सेक्टोरियल रोटेशन भी होता है। इसलिए जो घटिया परफॉर्मेंस देने वाला फंड है या सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला फंड पिछले 1 या 2 साल का है ना, उनका रिटर्न लॉन्ग टाइम में चेंज हो सकता है। और यही देखा है हमने कि टाटा का नेगेटिव रिटर्न से लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट पास्ट में हुआ है। और जरूरी नहीं है जिनका मार्केट कैप या AUM ज्यादा हो, जैसे 42,000 करोड़ का आपका SBI का, देखो तो उनका 15% का अच्छा है, बहुत अच्छा पास्ट में दिया है। और जो छोटा AUM है 12,000 करोड़ का, उसका रिटर्न देखो AUM आज के तारीख में इतना महत्व नहीं रखता। कारण ये है कि सेबी एम्फी के इतने तगड़े नियम है, रूल्स है कि अगर कोई फंड में कुछ गलत होता है, पैसा विड्रॉल होता है, तो उसके अलग स्ट्रिक्टली रहती है। देखिए सेबी और एम्फी है ना, वो लोगों की जनहित में काम करती है, तो वो नहीं चाहता है कि फंड बर्बाद हो तो लोगों का पैसा बर्बाद हो। तो बहुत ही तगड़े नियम है। ऐसा नहीं है कि इस जो ज्यादा AUM है जिसका वो उस पर कैश फ्लो ज्यादा होगा या उसमें ज्यादा पैसे मिलने की संभावना होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके नियम एक ही है, लोगों का पैसा किस पे लगता है उस पे डिपेंड होता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट फंड मुझे कौन सा है। देखो सबसे बेस्ट फंड की बात करें तो सबसे पहले देखता हूं मैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो करीबन 40 से 50, यार अगर मैं लार्ज और मिड कैप की बात करूं तो 40-50 शेयर तो होना ही चाहिए किसी फंड में। तो इन्वेस्को फंड इसलिए मैंने माना है कि 40 पर नंबर ऑफ होल्डिंग है। दूसरा AUM ठीक ठाक है, करीबन 12,000 करोड़ का AUM है, डेली AUM है इसका, इतना प्लस माइनस कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तीसरा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में सबसे ज्यादा इसने बीट करा। लेकिन इस पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसने बीट इसलिए करा है, ये दर्शाता है कि इसका जो फंड मैनेजर है, इनकी जो टीम है, उनकी क्या स्किल है। और चौथा, इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इन्वेस्को का पोर्टफोलियो है, वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। कारण यह है कि क्लासिफिकेशन इनका बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक में 50 डाल दिया, एक में 20 डाल दिया, एक में 15 डाल दिया, नहीं। उनको लगता है कि रिटेल में अभी अच्छा चल रहा तो रिटेल में डाल दिया, बैंकिंग में कम है, और उनको लगता है IT में अगर कम है तो देखो, वैसे भी IT वालों के आपने देखा होगा AI आने के बाद बहुत ज्यादा बैंड बढ़ी, तो यूं भी उनका जो एसेट है पर इन्वेस्टमेंट वो 1% से कम है। तो अगर आपके पास लार्ज या मिड कैप का इनमें से कोई सा भी फंड चल रहा है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो सिर्फ 1 या 2 साल का रिटर्न ना दे। हो सकता हो कि आपका फंड पिछले 1 साल 2 साल में कम दिया होगा, किसी का ज्यादा दिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टोरी कुछ और होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई साहब भविष्य क्या है म्यूचुअल फंड का आने वाले 1 या 2 साल में। देखो मैं जनरली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे भी 10 से 15 साल हो गए। डायरेक्ट स्टॉक में भी करता हूं। मैं बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरव्यू देखता हूं, और मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस करा है। क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, बट उन इन्वेस्टर जो है एक्सपर्ट, उनका मैंने इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद संभावना है कि नेक्स्ट ईयर शायद मार्केट आउट परफॉर्म करे। अच्छी खबर होने की संभावना हो सकती है। और वो चीज चार्ट पे कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 3 अक्टूबर 2024 को लाइफ टाइम हाई बनाया था, करीबन 26,000 के आसपास बनाया था, ठीक। फिर मार्केट गिरा और फिर वही जनवरी में फिर लाइफ टाइम हाई के आसपास गया था, 26,300-400 के आसपास गया था। फिर मार्केट गिरा और अभी जो तारीख चल रही है 13, 14, 7, 8 अगस्त, यहां अभी निफ्टी 24,600 के आसपास है। मतलब लाइफ टाइम हाई में अभी
50% की गैप बाकी है। वहीं आप लार्ज एंड मिड कैप की बात करो ना, तो यहाँ पर सितंबर को लाइफ टाइम हाई बनाया था और गिर के वही दिसंबर जनवरी में फिर लाइफ टाइम हाई पे आ गया, और आज जो तारीख है 8 अगस्त 7 अगस्त लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है लार्ज एंड मिड कैप का। और उम्मीद है कि इस चार्ट से और इसको ब्रेक डाउन होके आने वाले 1-2 दिन में आपको खबर आ जाएगी कि लार्ज मिड कैप ने लाइफ टाइम हाई बनाया, ठीक है। और वहीं अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट बताऊं तो वो भी लाइफ टाइम हाई के पास आ चुका है। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं। पिछली बार भी कोशिश करी थी बट फिर गिर गया, इस बार फिर कोशिश करी और उसके वहां तक ही पहुंच चुके हैं। लार्ज कैप अभी 50% दूर है, और अभी ठीक है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी चल रही है वो अपनी जगह, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि आने वाले समय में 6 महीने साल भर के अंदर शायद एक और बूम आ सकता है। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है लॉन्ग टर्म के लिए तो करेक्शन या बूम से कोई मतलब नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए आप चाहते हो 1 या 2 साल में क्या होगा, तो शायद एक पॉजिटिव खबर आ सकती है। भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा वो तो हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, किसी भी का भी कुछ नहीं कह सकते, बट प्रिडिक्शन यही है कि शायद संभावना अच्छी हो दिवाली के बाद एक पॉजिटिव। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि देखो 25% का रिटर्न पास्ट में दे दिया या 12% का दे दिया, नेगेटिव दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर आप नई एसआईपी करना चाहते हो, अगर आप एक और फंड जोड़ना चाहते हो, या फिर अगर आप लार्ज एंड मिड में एक्सपोजर चाहते हो, तो इन फंड में से कुछ देख सकते हो। साल 2 साल के नजरिए से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन है तो म्यूचुअल फंड में ना आए, लेकिन 5 साल 10 साल के लिए करना चाहते हो और थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हो, क्योंकि लार्ज कैप थोड़ा सेफ रहता है, मिड और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, और उसमें भी आप थोड़ा सा लार्ज के साथ मिड का एक्सपोजर चाहते हो, तो लार्ज एक मिड कैप बहुत बढ़िया एक कैटेगरी है, मुझे पर्सनली पसंद है। और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप में मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा भी पिछले 2-3 साल से एसआईपी चल रही है उसमें। जी हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ डायरेक्ट और एसआईपी करता हूँ, मैं ईटीएफ में नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल 15 साल के पास्ट के CAGR से देखे तो म्यूचुअल फंड जो पैसिव म्यूचुअल फंड है ना, उन्होंने ETF इंडेक्स को बीट ही किया है। मैं ठीक है, आधा 1% है जो है एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगेगा, मुझे चलेगा। अल्टीमेटली मैं कोई फंड मैनेजर, इसके लिए उसका काम ही भाई साहब ETF को बीट करना या इंडेक्स को बीट करना, तो मैं तो वहीं पैसा लगाऊंगा ना जहाँ संभावना ज़्यादा होगी, और मैं एक स्किल्ड फंड मैनेजर पे पैसा लगा रहा हूँ। ETF पे लगाना अलग बात है, अगर आपके पास 5, 10, 50, 100 करोड़ हो तो भाई साहब फिर तो लार्ज मिड छोड़ बैंक में FD कर दो, उस समय हम फिर रिटर्न नहीं देखा जाता, फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल देखी जाती। तो मेरा अब आपसे सवाल है, नीचे कमेंट जरूर करें, आपको क्या लगता है कि क्या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक सबसे अच्छी कैटेगरी जिसमें लार्ज के साथ थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर भी दिख रहा है? दूसरा, आपका कौन सा फंड में एसआईपी चल रहा है? नीचे कमेंट जरूर करें। और क्या आप म्यूचुअल फंड से खुश हैं? नीचे कमेंट जरूर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।